हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंगल। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो एक सेपरेट टॉपिक है आरएस मेंस का। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, हम लोग आरएस मेंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो एक सेपरेट टॉपिक है आरएस मेंस का, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार लगभग। ठीक है। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था जैसे टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें सबसे बड़ा टॉपिक हमने डिस्कस किया रेशियो एनालिसिस, जिसमें हमारी 4-5 क्लासेस लग गई। और उसी के साथ हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो, फंड फ्लो। ठीक है ना। इतनी टाइम हमने क्यों लगाया? क्योंकि इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है। आज हम जो ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है आज तक। तो जैसे देखिए, आप मेंशन 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स विद रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बोल रहा है 4 क्वेश्चन में लिख भी दिया, बोल रहा है 4 टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बता दो आप। तो बस मीन्स आपको नाम बताने थे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के। ये 2021 में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का मेंस में। राइट द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अगेन एक तो नाम पूछ रहा है आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के, और मीनिंग पूछ रहा है कि क्या ओवरऑल मीनिंग है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 2016 में जो पूछा हमसे। फिर 2016 में एक और क्वेश्चन था, राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं पूछी है, सिंपल या तो मीनिंग पूछता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के नाम पूछ लेता है, और एक बार लिमिटेशंस पूछी है। हो सकता है अगली बार एडवांटेजेस पूछ ले, ठीक है ना, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पूछ ले। तो हम इस टॉपिक को आज कॉम्प्रहेंसिवली लेने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता क्या है आखिर। ठीक है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब, ध्यान से समझते हैं, अगर आप किसी कंपनी को देखें, है ना, या मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं। ठीक है ना। या तो कोई कंपनी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज होगी, और या वो कंपनी क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो कर रही होगी। सेंट्रलाइज मतलब कि जो केंद्रीकरण वाला सिस्टम होता है कि हर चीज़ अपने पास है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। टॉप मैनेजमेंट कोई नीचे डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करती है चीज़ों का। डिसेंट्रलाइज कंट्रोल के अंदर क्या है कि जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो जो कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग काम होते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देते हैं कि भाई ये तुम्हारा वर्क है। सपोज किसी पर्सन का काम दे दिया कि तुम्हें परचेज डिपार्टमेंट जो है, तुम्हें उसका मैनेजर बनाया जाता है, और परचेज डिपार्टमेंट अब से तुम्हारे अंडर में आता है, तुम परचेजिंग को तुम देखोगे। एक को बोल दिया मार्केटिंग को तुम देखोगे। ठीक है। मार्केटिंग तुम्हारा काम है, और मार्केटिंग में कोई भी गलती हुई तो हम तुम्हें रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल ठहराएंगे। ठीक है। एक हो सकता है इसी तरीके से कि परचेस मार्केटिंग एक लॉजिस्टिक्स के लिए काम दे दिया कि भाई ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट तुम्हें देखना है। तो इसे कहते हैं कि काम को डिवाइड करना। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो करना। तो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके अलग अलग जो मैनेजर्स हैं, अलग अलग मैनेजर 1 होगा, मैनेजर 2 होगा, मैनेजर 3। मान लो परचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजर 1 है, मार्केटिंग के लिए मैनेजर 2 है, लॉजिस्टिक के लिए मैनेजर 3 है, HR के लिए जो है मैनेजर 4 रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी कि भाई आप अपने अपने जो डिपार्टमेंट है उसके लिए फिक्स हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कल को इस डिपार्टमेंट में कुछ भी होता है गलत, या फिर इसके अंदर कोई कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड हो जाएगी, तो हम तुम्हें पकड़ेंगे। ठीक है। इस सिस्टम को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, और इसी सिस्टम को आप बोल सकते हो कि ये फॉलो कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना रखे हैं अलग अलग,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये फॉलो कर रहा है। क्या मतलब है इसका और डिटेल में समझते हैं। मतलब है क्या कि एक कंपनी जो है उसने क्या किया, अपने कंपनी ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना दिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो सकते हैं टोटल 4 तरह के। एक हो सकता है कॉस्ट सेंटर, एक हो सकता है प्रॉफिट सेंटर, एक है रेवेन्यू सेंटर, और एक है इन्वेस्टमेंट सेंटर। और इनका काम क्या है, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने अपने जो इनका रिस्पेक्टिव एरिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे उतर रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है, मेरे को टाइम लगेगा समझाने में आपको, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए न्यू है पूरा का पूरा। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटर जिस पे कॉस्ट एलोकेट करी जाती है, या फिर आप कह लो जो कॉस्ट जिसका काम ही केवल कॉस्ट खर्च करना है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, जिसका काम ही क्या है, कॉस्ट का एक्सपेंडिचर करना है ना। ठीक है, कॉस्ट को इनकर्ड करना, खर्च करना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल क्या है कि भाई तो तुम्हारा काम है कॉस्ट खर्च करना। ठीक है, तो उसको एक स्पेसिफिकली उसको एक बजट बनाना पड़ेगा पहले, सबसे पहले अपना। ठीक है, और वो बजट बना के बताएगी कि मेरी कॉस्ट सपोज 100 करोड़ रुपए आएगी। ठीक है ना, एक जो डिपार्टमेंट है, सपोज बात कर लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बजट बना के बताया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लेते हैं कॉस्ट सेंटर है। ठीक है ना, वैसे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना कंपनी में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है बजट बना के बता रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो बजट बना के बता रहा है। ठीक है, कि भाई हमारी जो कॉस्ट आएगी ना वो साल भर में 100 करोड़ रुपए आएगी। तो उस प्रोडक्शन मैनेजर से ही आपने क्या बनवा लिया, बजट बनवा लिया सबसे पहले तो। ठीक है, सारी चीज़ें देखते हुए फिर उसके बाद लास्ट में जब पूरा साल निकल जाएगा तो एक्चुअल फिगर आ जाएंगे। भाई बजट क्या होता है, बजट एक एस्टिमेट होता है। ठीक है, लास्ट में क्या निकलेगा, एक्चुअल फिगर्स निकलेंगे। जब पूरा ईयर ख़त्म हो जाएगा तो एक्चुअल जब फिगर आएंगे तो कंपेयर करा जाएगा। और मान लो कॉस्ट आई सपोज 150 करोड़ रुपए। ठीक है, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो बोल रहे थे कि भाई जो कॉस्ट आएगी वो 100 करोड़ रुपए आएगी, लेकिन आई कितनी, 150 करोड़। क्योंकि कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉलो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉलो करती है। और उसने ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना रखे हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं। तो अब कंपनी बोलेगी भाई ये बजट तो तुमने 100 करोड़ बताया था, है ना, प्रोडक्शन का बजट तुमने लिया था 100 करोड़, तुम ही ने बनाया था, तुम ही मैनेजर हो, और तुम बोल रहे हो कि अब एक्चुअल में खर्चा कितना आ रहा है, 150 करोड़। तो यू मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हम आपको क्या करते हैं, पेनलाइज करते हैं। ठीक है ना, अब हम आपको मान लो आपका डिमोशन कर देते हैं, या फिर आपको इस पद से हटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बात चलेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, ये सिस्टम जो है ना वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में टोटल 4 तरह की कंपनी जो है, मतलब कंपनी जो है वो 4 तरह के सेंटर्स बना सकती है। ठीक है, सबसे पहला कॉस्ट सेंटर, ऐसी कंपनी बना सकती है। एक रेवेन्यू सेंटर, पहले रेवेन्यू सेंटर पे आते हैं। रेवेन्यू सेंटर में रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, ध्यान से, रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स। तो कंपनी एक डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे बनाएगी, ठीक है, जिसका काम केवल क्या होगा, सेल करने का। और सेम उसी मैनर में उसके जो मैनेजर होगा, ठीक है, जो हेड होगा, उससे बोलेगी भाई बता तू कितनी सेल अचीव कर सकता है। ठीक है ना, कंपनी भी ऑब्वियसली जो डायरेक्टर्स होंगे, टॉप मैनेजमेंट होगा, वो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखेंगे कि वो बताएंगे कि हम तो जो सेल चाहते हैं वो सपोज 300 करोड़ की सेल चाहते हैं। तो मैनेजर बोलेगा हाँ ठीक है, अचीवेबल है 300 करोड़ की सेल। ठीक है, तो मैनेजर ने भी बिल्कुल सारी चीज़ें देखी कंपनी की,
और 300 करोड़ का बजट बनाया, ठीक है, कि 300 करोड़ की सेल हो जाएगी साल भर में। अब क्योंकि ये बजट बन गया है 300 करोड़ का सेल का, जब एक्चुअल फिगर आएंगे तो कंपेयर करा जाएगा कि एक्चुअल में सेल्स कितनी हुई है। एक्चुअल में सेल्स हुई मान लो 320 करोड़ रुपए, ठीक है, 300 करोड़ से ज़्यादा हो गई, तो फिर इस मैनेजर को क्या दिया जाएगा, अवार्ड दिए जाएंगे, इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर सेल कम होती तो वही एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है ना। शो कॉज नोटिस तो अपन बोल रहे हैं, कारण बताओ नोटिस, ऐसा कुछ नहीं होता प्राइवेट कंपनीज में। बस उससे पूछा जाता है भाई सेल्स तेरी कम क्यों हुई है, तो उसके बेसिस पे उसके रिवॉर्ड कम हो जाते हैं, या हो सकता है उसको कोई पेनलाइज एक्शन लिया जाता, उसको उस मैनेजर के जो पद है उससे हटा दिया जाता, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या कि कंपनी के अंदर रेवेन्यू सेंटर भी होते हैं। समझ में आया? कंपनी में एक होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का काम क्या होता है, जिस कॉस्ट सेंटर का काम होता है केवल कॉस्ट को खर्च करना, ठीक है ना, और अपनी मर्जी से नहीं करता वो कॉस्ट खर्च, भाई होगी ही होगी। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मान लो परचेज डिपार्टमेंट है। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, इनमें तो काम ऐसा है कि कॉस्ट ही खर्च करने का काम है। परचेज डिपार्टमेंट से आप क्या उम्मीद रखोगे, ठीक है, उसका काम ही है कि वो माल परचेज करेगा, तो माल परचेज करेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट खर्च होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, माल का उत्पादन करेगा। उत्पादन करेगा तो ऑब्वियसली उत्पादन में क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, कुछ और खर्चे लगेंगे, है ना, तो कॉस्ट खर्च होगी ही होगी। तीसरा सेंटर हो सकता है एक और सेंटर, जैसे अपन ने पढ़ा कॉस्ट सेंटर, एक पढ़ा रेवेन्यू सेंटर, एक हो सकता है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का भी क्या काम है, प्रॉफिट सेंटर का नाम समझ में आ रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। ये प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, इसका ये प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कैसे आता है, सेल माइनस कॉस्ट। सेल में से अगर दुनिया भर के खर्चे लेस कर दो, सेल माइनस कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस होता है, एक ही बात है, एक चीज़ याद रखना, कॉस्ट बोल लो या एक्सपेंसेस बोल लो, एक ही बात है। वैसे अगर फ़र्क जानना है तो फ़र्क बता देता हूँ, जितने अगर सारे के सारे टोटल कर दें सारे खर्चों का तो उसे बोलते हैं लागत। अगर सारे के सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों का टोटल को क्या बोलते हैं, कॉस्ट, ठीक है। तो समझ में आया? प्रॉफिट सेंटर क्या, प्रॉफिट सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, कुछ तो ये माल बेचेगा, ठीक है, और कुछ इस पर खर्चा लगेगा, कुछ तो गुड्स बेचेगा और कुछ इसमें से कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। अगेन जो प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर होगा उसको एक टारगेट दे दिया जाएगा, उससे पूछ के, है ना, ये जो पूछने की अप्रोच होती है, क्योंकि सबसे पूछा जाएगा मैनेजर से, टॉप मैनेजमेंट है ना, उनके साथ बैठेगा मैनेजर के साथ, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से ऑर्डर दे देगा। इस चीज़ को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच। पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ऐसा नहीं कि केवल अथॉरिटेटिव अप्रोच है। आप जब पबएड पढ़ोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनमें इन अप्रोचेस का डिस्कशन होगा कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच होती है एक, है ना, एक अथॉरिटेटिव अप्रोच होती है। अथॉरिटेटिव अप्रोच में जो ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट बैठा है वो सीधे सीधे कंपनी के मैनेजर्स को बोल देता है, ऑर्डर देता है कि भाई ये काम तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच होती है उसमें सब लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और उसमें जो लोअर एम्प्लॉयज़ होते हैं या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भाग लेते हैं। सेम लाइक नीति आयोग है ना, एंड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो था पहले, ठीक है, वो अथॉरिटेटिव अप्रोच पे काम करता था, ठीक है, ऊपर से प्लान बन के आता था और जितने भी सारे कंपनीज हैं, मतलब सॉरी कंपनीज क्या, जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनको वो फॉलो करना होता था। लेकिन नीति आयोग में क्या होता है, नीति आयोग में सारे स्टेट्स मिलके इनपुट देते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पार्टिसिपेटरी अप्रोच बोलते हैं। क्लियर क्या? तो प्रॉफिट सेंटर में भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको प्रॉफिट कमाना है, और वो मैनेजर को दे दिया जाएगा, उसको अमाउंट बता दिया जाएगा, मतलब वो बजटेड प्रॉफिट होगा। कैसा प्रॉफिट होगा कि ये बजटेड प्रॉफिट है कि भाई आपको इतना बजट है, इतना आपको कमाना है, ठीक है ना, आपको तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मान लो 50 करोड़ रुपये साल के कमा के दिखाने, तो दिखाने ही है कमा के। फिर बाद में एक्चुअल से कंपेयर होता है, ठीक है ना, और जो भी डेविएशन होता है उस पर या तो पेनलाइज करा जाता है या फिर अवार्ड दिया जाता है। समझ में आया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है क्या, ठीक है। और एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या है, इन्वेस्टमेंट सेंटर मतलब जो सोचता है कि
बड़े बड़े असेट्स में कौन कौन से असेट्स पे पैसा लगाया जाए, ठीक है ना, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाए, असेट्स से बढ़िया आप क्या बोल दो, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाए। अब कंपनी के पास मान लो 1000 करोड़ रुपए कैश में रखा है, कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए रखे हैं, तो कंपनी सोच रही है यार हम होटल में पैसा लगाएं, ठीक है, कोई नया प्लांट बनवा लें, ठीक है ना, कोई हॉस्पिटल खोल लें, ठीक है, कोई लैंड ले लें, कोई ज़मीन परचेज कर लें नई, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो कौन सोचता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर सोचता है। किसका काम होता है ये, इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम होता है। और ये इन्वेस्टमेंट सेंटर किस बेसिस पे डिसीजन लेता है ये, कि भाई मुझे होटल में पैसा लगाना चाहिए, या फिर ये लैंड परचेज कर लेनी चाहिए, इस हॉस्पिटल में लगा देना चाहिए, इस प्लांट पे पैसा लगा देना चाहिए। वो देखता है कि ROI कितना मिल रहा है, वो क्या देखता है, ROI मतलब इन्वेस्टमेंट कितना करें और उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको याद है अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया बटा इन्वेस्टमेंट इंटू 100। और मैंने तब भी बताया था रेशो के अंदर कि ROI बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बताओ, एक बार वापस रिकैप कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या समझा हमने। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं कंपनी के अंदर, और वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो कॉस्ट सेंटर, दूसरा रेवेन्यू सेंटर, तीसरा प्रॉफिट सेंटर, चौथा इन्वेस्टमेंट सेंटर। सीक्वेंस कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का काम क्या है, कॉस्ट को खर्च करना, कॉस्ट को इनकर्ड करना, ठीक है। फिर कॉस्ट खर्च करते समय जो बजट बनाया जाता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो बजट बनाते हैं, टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलके बैठ के डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और उस बजट को फिर उसको फॉलो करना होता है, जो भी मैनेजर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है उसको वो फॉलो करना होता है। अगर वो बजट से एक्चुअल फिगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया, आपने सोचा कि कॉस्ट लगनी चाहिए 100 करोड़ रुपए, है ना, बजट आपने बनाया, लेकिन कॉस्ट लग गई 150 करोड़ रुपए, तो अब आप रिस्पॉन्सिबल हो। देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग प्राइवेट कंपनी में बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। कई बार अपन देखते हैं ना कि जैसे कहीं ब्रिज गिर गया, कई लोग मर गए, है ना, या फिर कोई स्कूल की, हॉस्पिटल की दीवार गिर गई, है ना, सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी स्कूल की, तो अब अखबार वाले क्वेश्चन करते हैं ये जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है ना, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो उस केस में जिम्मेदारी निकलती नहीं है, पता नहीं लगता एक्चुअल में फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई बार क्लर्क वगैरह के टाइप के लोग, उनको फिर जल्दी जल्दी के अंदर उनको बोल देती है कि भाई तुम्हें ना तुम्हें पनिशमेंट दे दी जाती है, तुम मान लो तुम्हें APO कर दिया जाता है, या फिर कुछ भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें होती है, चार्जशीट थमा दी जाती है लास्ट के अंदर, क्योंकि पहले से ही किसी भी चीज़ की उस चीज़ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाती है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, ठीक है क्या। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आपका जो एफिशिएंसी है वो कंपनी में बढ़ती है, प्लस एम्प्लॉयज़ को, जो मैनेजर्स होते हैं उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्यों मिलता है, क्योंकि उनके जो इंसेंटिव्स होते हैं वो उनके बजट के ऊपर फिक्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको बजट दे दिया ये काम करने का और आपने उस बजट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो फिर आप माना जाता है कि भाई आप क्या है, एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है, तो फिर आपको पेनलाइज करा जाता है। लेकिन अगर आपने बजट के अंदर अंदर रहते रहते सही काम करके दिखाया, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अचीव कर लिए, तो फिर आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है। और इससे आपका क्या है, मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है। क्लियर क्या। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक टूल है, परफॉर्मेंस जो है उसको कंपेयर करता है ये, ठीक है। जो भी लास्ट में एक्चुअल रिजल्ट आते हैं उसको कंपेयर करा जाता है बजट से। एक्चुअल रिजल्ट मतलब आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे, अब अपन डिस्कस करते हैं आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को थोड़ा सा थ्योरेटिकल और ले लेते हैं। तो अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को फॉर्मली रीड कर लेते हैं, ठीक है ना, लिखा क्या है एक्चुअल में, आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है क्या, कि कंपनीज के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे अलग अलग डिविजन्स जो होते हैं, है ना, अलग अलग कंपनी के अंदर जो है
कंपनी अपने अपने डिविजन्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में बांट देती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें डिफरेंट डिविजन्स और डिपार्टमेंट, डिवीज़न बोलो डिपार्टमेंट बोलो एक ही बात है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नाम दे दिया जाता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया आपको, कंपनीज़ के अंदर कई कंपनीज़ में सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, तो उसमें तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उधर जो है जो सेठ जी बैठे हैं वो अकेले सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ होती है जिसमें हिरार्की सिस्टम पे काम चलता है, तो उसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम होता है, ठीक है ना। और उससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, कंपनीज़ के अंदर सारा काम आपको अकेले को नहीं मैनेज करना पड़ता, डिवीज़न ऑफ वर्क भी बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाता है। तो उसके अंदर क्या है, हर एक जो डिवीज़न है उसका एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज अकाउंटिंग सिस्टम डेट मेजर अकाउंटिंग रिजल्ट ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबल सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सेपरेटली। तो जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उन सबका जो अकाउंटिंग रिजल्ट आएगा, जो भी मतलब प्रॉफिट लॉस वगैरह, उन सबको सेपरेटली मेज़र किया जाएगा। इसका पर्पस क्या है, ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात यह है कि इससे कंट्रोल, चीज़ों को कंट्रोल रखना क्या है पॉसिबल हो पाता है। वरना आप सोचिए इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, ऊपर जो बैठा है अकेला, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस क्या मुकेश अंबानी हर चीज़ नहीं देख सकता ना, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो वो क्या कर रहा है, अपने अंडर में मैनेजर्स अपॉइंट कर रहा है और उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, और उन्हीं से ही पहले बजट प्रिपेयर करवाता है, और खुद अपने ओपिनियन भी शेयर करता है, और फिर बजट प्रिपेयर करने के बाद फिर एक्चुअल रिजल्ट्स का वेट करते हैं। जब एक्चुअल रिजल्ट आ जाते हैं तब आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है कि भाई आपने बजट में वादे क्या किए थे और एक्चुअल में फिगर्स क्या आए, दोनों को कंपेयर करके फिर जो है लास्ट में रिजल्ट चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो हेड ऑफ द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट फॉर हिज सेंटर, है ना। जो हेड होगा, जो मैनेजर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सेंटर के टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। अगर एक्चुअल कॉस्ट जो है डिफरेंट होगी, एक्चुअल जो फिगर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे बजटेड कॉस्ट से, तो मैनेजर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई कि ये रीज़न क्यों आया, ये वेरिएंस क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आया, है ना। मैनेजर को डिफरेंस के रीजंस बताने पड़ेंगे कि भाई मेरे से कॉस्ट इस वजह से ज़्यादा लग गई, कहाँ पे इनएफिशिएंसी हुई, कहाँ पे चीज़ों का वेस्टेज हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से जो है इनएफिशिएंसी कम होती है, वेस्टेज कंपनी के अंदर कम होता है, चीज़ों को कंट्रोल करना आसान रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की डेफिनेशन तो अब आप बता ही दोगे आराम से, ठीक है। केवल इतना सा आप एक दो लाइन यहाँ से बस ये वाली याद कर लीजिए, ठीक है ना, ये वाला जो पैराग्राफ है इतना सा भी तो सफिशेंट है, ठीक है ना, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। इतना तो ये पूरा इसलिए मैंने बताया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट हो जाए एक बार दिमाग में ना, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट सेंटर जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होती है, ठीक है, और जो मैनेजर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी कॉस्ट खर्च होगी, ठीक है। और उनका काम कोई रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन क्यों लिखी, वैसे ही समझ में आ रहा है कि कॉस्ट सेंटर के मैनेजर का काम जो है केवल कॉस्ट को चेक करना होगा, तो रेवेन्यू क्यों लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी पर्सन जो है ना वो अब दूसरी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे क्या है कि जैसे कॉस्ट सेंटर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब केवल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन में लगने वाली कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट जो है वो केवल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, परचेज करते समय जो कॉस्ट लगेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कल को परचेज करते समय कॉस्ट ज़्यादा लग गई तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो बोल देगा भाई परचेज का काम तो मेरा था ही नहीं, तो मेरे को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मान लो सेल्स कम हो गई आपकी करंट ईयर में, तो क्या परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपने सेल्स कंपनी की क्यों कम हो गई, ठीक है ना, और सेल्स कम हो गई इसलिए ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो मैनेजर है उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि सेल्स करना इन दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी, ना तो परचेज डिपार्टमेंट की ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, ठीक है। इसलिए लाइन लिखी है, क्या लिखा है कि मैनेजर जो है वो केवल उसी कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कॉस्ट सेंटर भी एक ही होते हैं, ध्यान रखना, कॉस्ट सेंटर भी कंपनी के अंदर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया,
HR डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक ही नहीं होगा कॉस्ट सेंटर बहुत सारे होंगे, और हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है केवल उसी की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू सेंटर का काम क्या है? रेवेन्यू सेंटर का काम है जिसका काम केवल रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू मतलब ध्यान रखना, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू मतलब क्या होता है? सेल्स और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। सेल मतलब माल बेचना, ठीक है ना, तो माल बेचना मतलब जैसे मान लो 100 रुपये का हमने ये पेन बेचा, कोई भी सपोज 100 रुपये का पेन बेचा, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? उस सेल्स में से जब भी जितने भी खर्चे आए, जितनी भी कॉस्ट लगी, उन सबको अगर लेस कर देंगे तो क्या निकलता है? प्रॉफिट। तो रेवेन्यू सेंटर क्या हो गया? जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, इनका काम क्या है? रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। तो अब अगर रेवेन्यू कम हुई, सेल्स कम हुई, तो मार्केटिंग मैनेजर को पकड़ा जाएगा, भाई तू बता क्यों तेरी सेल्स कम हुई है। प्रॉफिट सेंटर का काम क्या है? प्रॉफिट जनरेट करने का। और प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सेल्स, अभी बताया, सेल्स माइनस जितने भी खर्चे हैं या जितने भी कॉस्ट है उसको लेस कर दो तो क्या आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट सेंटर का काम क्या है? प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है ना, प्रॉफिट जो है उसका टारगेट अचीव करना, ठीक है। तो ये बात है। इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम है कि जो भी आपको अलग अलग जगहों पे पैसे लगाने हैं, सोचना पड़ेगा आपको कि किधर पैसे लगाए जाएं, ठीक है, किधर पैसे अपने लगाए जाएं कि मैक्सिमम ROI आए। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। मैं आपको और एक ब्रॉड एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में आएगा, हालांकि ज़रूरत नहीं है, आपके तो कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। जैसे टाटा सन्स है, टाटा सन्स जो है वो मेन कंपनी है, उसने अपने अंडर में बहुत सारी कंपनीज जो है वो बनाई, ठीक है। जैसे सपोज टाटा स्टील बना दी इसने, ठीक है। टाटा की एक कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे अपन बोलते हैं। टाटा पावर भी बना दी इसने, ठीक है। टाइटन जो है वो कंपनी है जिसमें वो तनिष्क वाला जो ब्रांड है, गोल्ड ज्वेलरी है ना, वो सब बिकता है, और साथ में ये टाइटन वॉचेस भी बिकती है, ठीक है। टाइटन मतलब ये तनिष्क भी इसी के अंदर आता है। और भी ऐसे करके टाटा की 10 तरह की कंपनीज बनाई है, ठीक है। मतलब टाटा सन्स जो है उसने इतनी सारी कंपनीज क्यों बनाई? क्योंकि टाटा को ये सारे बिजनेस करने थे, लेकिन सब चीज़ें एक पर्सन तो अकेला संभाल नहीं सकता, तो हर किसी के लिए एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, कि भाई टाटा स्टील के लिए अलग, TCS के लिए अलग, पावर के लिए अलग, टाइटन के लिए अलग, और भी 10 तरह की टाटा की कंपनियां, टाटा भी डिफेंस में भी आ चुका है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग क्या है? मैनेजर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। और अब वो लोग क्या करते हैं? वो अपने अंडर में क्या है? कुछ रेवेन्यू सेंटर बनाते हैं और कुछ कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर का काम क्या है? कॉस्ट इनकर्ड करना, ठीक है। रेवेन्यू सेंटर का काम क्या है? सेल्स जनरेट करना। और ये टाटा स्टील, ये TCS, VCS, ये सब एक तरीके से कौन से सेंटर हो गए? ये हो गए प्रॉफिट सेंटर। ये सब क्या हो गए? प्रॉफिट सेंटर। अब टाटा सन्स क्या मानता है टाटा स्टील को? कि टाटा स्टील क्या है? प्रॉफिट सेंटर है। और प्रॉफिट सेंटर जो टाटा स्टील है उसने फिर अपने अंडर में क्या किया? खूब सारे रेवेन्यू सेंटर बना दिए और खूब सारे कॉस्ट सेंटर बना दिए, ठीक है। हालांकि ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है एक कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग में ज़्यादा रहेगी इससे, है ना। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे तो देखो अब आपको समझ में आ ही गए होंगे कि इससे कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करना ईजी रहता है। आप हर किसी डिवीज़न की परफॉर्मेंस को अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई सेंटर कंपनी है या फिर कोई एजुकेशन सेंटर है, जैसे आकाश मान लो, है ना, ठीक है, आकाश ले लो, या फिर कोई अनअकैडमी का सेंटर है, या फिर किसी का भी सेंटर है, ठीक है, या PW का सेंटर है। इन्होंने जयपुर में एक सेंटर खोल दिया और इन्होंने एक खोल दिया सपोज जोधपुर में एक सेंटर खोल दिया, तो अब ये दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कब कंपेयर कर पाएंगे? जब दोनों के रिजल्ट्स को अलग अलग चेक किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कंपनी जो है वो सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो मतलब अलग अलग कैलकुलेट नहीं करती और सीधा कंबाइंड प्रॉफिट निकालती है, टोटल सारी पूरी कंपनी एज अ होल का प्रॉफिट निकालती है कि भाई इंडिया लेवल पे हमें क्या प्रॉफिट हुआ,
तो फिर आप अलग अलग इवेल्यूएट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के लिए जो है अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना, अलग अलग रेवेन्यू कैलकुलेट करना सेंटर्स का, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमें किस एरिया में एक्सपेंड करना है, क्या हमें मैनेजर को प्रमोट करना चाहिए क्या आगे, ठीक है। इससे काम का डेलीगेशन हो जाता है। वैसे डेलीगेशन की जगह क्या आना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस होता है, आप लोग पढ़ते हो पबएड के अंदर है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, डिसेंट्रलाइजेशन जनरली परमानेंट होता है और डेलीगेशन जो है वो क्या है, एक टेम्परेरी मैकेनिज्म है, ठीक है। बट फिर भी आप डेलीगेशन लिखो या डिसेंट्रलाइजेशन लिखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग के अंदर, है ना, ठीक है। फिर ये थर्ड पॉइंट है ना, फोर्थ नहीं है, सॉरी, मतलब फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट सेकंड तो आ ही गए थे, ये थर्ड फोर्थ है, नंबरिंग गलत हो गई। थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ को या मैनेजर्स को मोटिवेशन मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उनको अब पता रहेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट की जा रही है, तो वो उसी तरीके से काम करेंगे। करेक्टिव एक्शन ले जा सकते हैं क्या, हाँ, अगर परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसके बाद ही करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे पॉइंट याद रखने, भाई कुछ कुछ पॉइंट याद रख लो, सारे पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर पे आपसे मैनेजमेंट में ही पूछ सकते हैं और ये पबएड का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको पता है पबएड में भी काफ़ी जो है मैनेजमेंट इंक्लूडेड है, डेलीगेशन वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो पबएड के अंदर भी मैनेजमेंट के बहुत सारे सिद्धांत, ये टेलर वगैरह ने जो दिए हैं, टेलर, एफडी, ये ड्रकर है ना, पीटर ड्रकर, इन सब के जो सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत जो हैं वो आपको पबएड में भी देखने को मिलते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली कन्वे करे, किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है ना, अपने जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के उनको बताए, ठीक है। और ना केवल बताए, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी राय भी ले, ठीक है। इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मतलब पार्टिसिपेटरी अप्रोच चले। तो ये जो परफॉर्मेंस, ये जो अपन पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करती है, क्योंकि इसमें जो भी जैसे कॉस्ट लगनी है या रेवेन्यू कितना होगा या फिर प्रॉफिट कितना होना चाहिए या आरओआई कितना होना चाहिए, ये जो अलग अलग सेंटर्स हैं इनके मैनेजर से डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो टॉप लेवल जैसे डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो डायरेक्टर्स इन मैनेजर्स को सामने बिठा के जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं और मैनेजर से भी राय लेते हैं। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करता है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब कि आप अगर सोचो, अगर जो मैनेजर्स हैं या कंपनी के डायरेक्टर हैं, अगर हर चीज़ पे ध्यान देने लगेंगे, हर चीज़ देखने लगेंगे, तो हो सकता है कि कुछ भी जो है उस पर कंट्रोल ना रख पाएँ, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल ना रख पाएँ। लेकिन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि आप है ना केवल उन्हीं चीज़ों को देखो जिसमें ज़रूरत है, ठीक है, और जिसमें ज़रूरत नहीं है, जिसमें इशू नहीं है, उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कुछ सब्जेक्ट प्री में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, जैसे आपने प्री में आर्ट एंड कल्चर बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, तो आपको इसको बार बार बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मेंस में हिंदी, इंग्लिश या ऐसे जो छोटे सब्जेक्ट हैं 6, उन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स एंड योगा वगैरह, ये सब सब्जेक्ट्स पे अब आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, इन सब पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है कि आपको क्या है, जो कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं उनको केवल वही चीज़ें देखनी है जिसमें मेजर वेरिएंसेस आए, जिसमें मेजर डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कंसर्न्स है, जहाँ पे बजट और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, ठीक है, उन्हीं पे ही देखना चाहिए। भाई बजट तो आपने सोचा था 100 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए, लेकिन लग गए 200 करोड़ रुपए, तो अब आपको उसी जगह पे देखना है, आपको हर जगह पे बैठ के नहीं देखना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को भी पूरा करता है। तो मैनेजर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे रहता है, एक्सेप्शनल या अनयूजुअल आइटम पे रहता है रादर देन ऑल। तो ये एक की टू सक्सेस होता है, ठीक है। हाई मोरल एंड एफिशिएंसी, तो एम्प्लॉयज़ का भी जो मोरल है, एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा रहती है इससे, ठीक है। तो अपन ने ये डिस्कस किया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, असेंशियल्स क्या हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। भाई
रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के एडवांटेजेस देख लिए, ठीक है ना, क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके। एक कंपनी के अंदर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम सेट करना है तो कंपनी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो कि सारे जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनका सपोर्ट होना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन सब का क्या रहना चाहिए, सपोर्ट रहना चाहिए। और आप कैसे काम करोगे, पार्टिसिपेटरी बजटिंग से काम करोगे। मतलब आप लोअर लेवल मैनेजमेंट से भी पूछते रहोगे रेगुलरली कि भाई बताओ आपके हिसाब से जो है इस बार सेल्स कितनी रहेगी कंपनी की, आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता है, आपको पता है कि कॉस्ट कितनी रहेगी, तो आप शेयर करो, अपने व्यूज़ शेयर करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ये सिस्टम जो है इंडिविजुअल मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, तो ये ध्यान रखना है कि आपको हर जो डिपार्टमेंट है उसका एक इंडिविजुअल मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको आप हर चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए उस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सको, ठीक है। कि इट इज़ द मैनेजर हु इनकर्ड कॉस्ट एंड शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ईच एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर एक चीज़ ये थोड़ा सा अलग है, चाहो तो समझ लो, अगर नहीं भी समझो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार बुक्स में लिखा रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कॉस्ट होती है ना, हम बोल रहे हैं कि कॉस्ट सेंटर इस्टेब्लिश करो, हम बोल रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कितने तरह के हैं, 4, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब नाम तो याद हो गए होंगे, तो अब आपने देखा कि नाम अगर सिंपल आ जाए तो अपने लिए तो बहुत ईजी है कि अपन नाम तो ईजीली बता देंगे, अब तो आराम से याद हो गए अपन को। अब जैसे मान लो कोई कॉस्ट सेंटर है, कंपनी है ना, कॉस्ट सेंटर बना रही है, ठीक है, और कंपनी ने बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोडक्शन करने का, ठीक है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा भाई कि बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है ना वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक होती है नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। मतलब एक कॉस्ट वो होती है जिस पे किसी का बस रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। और एक होती है नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट कि आप कुछ भी कर लो वो तो लगेगी ही लगेगी। तो मैनेजर केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कंट्रोलेबल कॉस्ट या नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। ऑब्वियसली सर कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट पे तो किसी का भी बस नहीं चलता, तो मैनेजर क्या कर सकता है, तो मैनेजर को हमेशा ये पता रहना चाहिए, ये कंपनी को इस बात की नॉलेज रहनी चाहिए कि कॉस्ट जो है वो कौन कौन सी कंट्रोलेबल कॉस्ट है कंपनी के अंदर और कौन कौन सी नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है। और आपको केवल किस पे ध्यान देना है, किसके लिए मैनेजर को अकाउंटेबल ठहराना है, कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए ठहराना है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराना है, ठीक है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं वो बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने डिस्कस किया ना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो मैनेजमेंट को अपने जो भी एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट हैं उनको खुद के गोल्स, वही कि कंपनी कितना सेल्स करना चाहती है, ठीक है ना, जो टारगेट्स हैं कंपनी के वो बताने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को। फिर डेलीगेशन भी करना पड़ेगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। अब आपने क्या है कि अलग अलग जो सेंटर्स बनाए हैं उनको जो उनके जो अलग अलग मैनेजर्स बनाए हैं उनको एक्चुअल में आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आपको परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने के साथ उनको इंसेंटिव्स के साथ बांधना पड़ेगा कि भाई अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपको ये इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर आपकी कॉस्ट जो है 100 करोड़ के अंदर रही तो आपको सपोज जो इंक्रीमेंट मिलेगा नेक्स्ट टाइम वो 20% का मिलेगा, 30% का मिलेगा। तो ये सब बातें आपको कंपनी के अंदर सेट करनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ, है ना। देखो प्रिंसिपल्स पूछने के चांसेस कम हैं, ये जो अपन ने डिस्कस किया एसेंशियल ऑफ सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, लेकिन इग्नू की जो बुक है, ठीक है, इग्नू की अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, ये इग्नू के मटेरियल में मिलेगा, आपको मिलेगा तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, इसलिए मैंने लिए, वरना प्रिंसिपल्स अगर आप देखो तो अभी तक एग्जाम में कभी पूछे नहीं और मेरे को लगता भी नहीं कि शायद पूछेगा प्रिंसिपल। हाँ, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं या बेनिफिट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब जैसे लिमिटेशंस पूछी गई है कि भाई क्या कमियां हैं परफॉर्मेंस अकाउंटिंग की, ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं, तो बताओ। सबसे बड़ी बात तो मतलब जैसे 2-3 ही याद रख लो, आपको दिक्कत नहीं है। बजट प्रिपेयर करने में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये चल कैसे रहा है पूरा सिस्टम कि आपको बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बजट प्रिपेयर करने में हो सकता है कि मिस्टेक्स हो जाए, ठीक है।
हो सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर ना हो सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, प्रॉपर ना हो, अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, जो मैनेजर्स हैं उनको अगर पावर ही नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे उसका यूज़ कर पाएंगे, फिर आप अकाउंटेबल कैसे ठहरा पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि जो कंपनी है वो कंपनी जो कॉस्ट है या फिर जो सेंटर्स हैं उसका ढंग से विभाजन नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी को ये कॉस्ट सेंटर है, ये रेवेन्यू सेंटर है, ये प्रॉफिट सेंटर है, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है। तो कंपनी मान लो ये बता ही नहीं पाएगी कौन सा कॉस्ट सेंटर है, कौन सा रेवेन्यू सेंटर है, कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि देखो मैं रियलिटी बात बताऊँ तो हर सेंटर क्या है, आपस में इंटरलिंक होते हैं। क्या रेवेन्यू सेंटर में कॉस्ट नहीं लगेगी, क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट नहीं लगती होगी, क्या उसमें भी लगती है, ठीक है। हालांकि उनका मेजर काम जो है वो मेजर जो है वो क्योंकि रेवेन्यू कमाना है तो कॉस्ट कम खर्च होती है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जो लोग होते हैं उनको सैलरी तो पे करनी पड़ती है ना, उनका कहीं ना कहीं ऑफिस होगा तो वो बैठते होंगे, उनका कुछ ना कुछ खर्चा आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, वाटर बिल आता होगा, और भी फर्नीचर वगैरह चाहिए होंगे। तो ऐसे सेंटर्स का विभाजन करना क्लियरली कई बार क्या है, मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे 2-3 लिमिटेशन याद रख लो, बहुत सारी नहीं याद रखनी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पूरा हुआ। अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे सोशल अकाउंटिंग, मतलब जो आगे के टॉपिक्स हैं वो थोड़े से छोटे हैं, हमें यहाँ पे जिस टॉपिक पे टाइम लगाना था हमने लगाया था क्योंकि वो समझने का टॉपिक था, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।